बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के वकील ने कमरा अदालत में बल्कि चीफ़ जस्टिस की अदालत में क्या झूठ बोला और उस झूठ को फिर किस तरीके से कमरा अदालत में ही बेनकाब किया गया। और जब वो मामला एक्सपोज़ हुआ तो लीगल टीम ने कमरा अदालत में कैसे खामोशी अख्तियार कर ली और इसी मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने क्या रूलिंग दी है, क्या फ़ैसला दिया है, ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस खबर की डिटेल शेयर करने से पहले दो मुख्तसर सी खबरें हैं, बल्कि एक मुख्तसर सी खबर है जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर जो हमारी बड़ी खबर है इसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जज मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने आज बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत के बाद फ़ैसला महफूज किया था, वो फ़ैसला जज साहब ने अनाउंस कर दिया है एहतसाब अदालत नंबर 1 से, जिसमें बुशरा बीबी साहबा की ज़मानत की दरख्वास्त को डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया है। और ऑब्ज़र्व ये किया गया है कि चूँकि नैब की तरफ से कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दिया गया है कि बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी का नोटिस जारी नहीं हुआ, उनकी गिरफ़्तारी नैब को दरकार नहीं, तो जब गिरफ़्तारी दरकार नहीं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है कि अगर नैब किसी मुल्ज़म को गिरफ़्तार करना चाहता है तो उसको आगाह करना ज़रूरी नहीं है, तो इस सारे हालात में, सरकमस्टांसिस में, जब नैब कह रहा है कि गिरफ़्तारी हमको नहीं चाहिए, मतलूब नहीं है, तो फिर इस ज़मानत की दरख्वास्त को अदालत डिस्पोज़ ऑफ करती है। एक तो ये छोटा सा मामला है। इसके अलावा नाज़रीन, जज मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत 1 को प्रिज़ाइड करते हैं, लेकिन अब ये हुआ है कि जो एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जो नैब के केसेस की समाअत करती है, और नैब तरमीम के बाद आपको पता है कि बहुत सारे केसेस रिवाइव हुए हैं और वो नैब की तरफ से एहतसाब अदालतों को वापस भिजवाए गए हैं, उन केसेस की समाअत शुरू होना है। लेकिन अब मामला ये है, इशू ये है कि एहतसाब अदालत 1 के जज तो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, लेकिन एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 का मुस्तकिल जज नहीं है। तो पहले एक इंटरम बंदोबस्त किया गया कि जो एहतसाब अदालत नंबर 2 है उसकी इजाफी ज़िम्मेदारी भी जज मोहम्मद बशीर साहब को दे दी गई। अब एक नया नोटिफिकेशन वज़ारत कानून ने जारी किया जिसमें जो तीसरी अदालत है एहतसाब की अकाउंटेबिलिटी की, उसका चार्ज भी जो है वो जज मोहम्मद बशीर साहब को दे दिया गया है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ ख़बर है जिसका मैंने अभी इंट्रो दिया। आज आप जानते हैं कि इस साइफ़र केस में जो इमरान खान साहब की ज़मानत दायर की जा चुकी है और पिछले हफ्ते उस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल भी हुए थे। आमिर फ़ारूक साहब और बाबर सत्तार साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं और इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने उस केस में दलाइल दिए थे, लेकिन उनके दलाइल मुकम्मल ना हो पाए थे। आज दोबारा से उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया, लेकिन आज की कार्रवाई में नाज़रीन ख़ास बात ये रही कि जो प्रोसिक्यूशन की टीम है साइफ़र केस में 3 रुकनी, वो मुकम्मल कमरा अदालत में मौजूद थी। उसमें राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं जो इस टीम को हेड कर रहे हैं, उनके साथ शाह खबर साहब हैं, जुल्फ़िकार नकवी साहब हैं। तो जैसे ही सलमान सफदर साहब रोस्टरम पे आए तो जुल्फ़िकार नकवी साहब जो है वो भी रोस्टरम पे आ गए। उनकी जानिब से आके 2-3 बातें जज साहब को कही गई। एक तो कहा गया कि ये जो केस है इसमें चूँकि 9 अक्टूबर का जो हुक्मनामा है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है, चालान जो दिया गया, फ़र्द जुर्म लगाने का जो फ़ैसला किया गया उसको चैलेंज कर दिया गया, तो ज़मानत का केस जो है वो उस केस के साथ आप क्लब कर दें। तो इस पे तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ज़मानत का मुकदमा अलग है और जो साइफ़र केस है, जो चालान है, फ़र्द जुर्म का मामला है, वो मामला अलग है। तो ज़मानत का केस अलग से चलेगा और जो साइफ़र से मुतल्लिक़ या फ़र्द जुर्म से मुतल्लिक़ या चालान से मुतल्लिक़ जो केस है उसको अलग ही रहने दें। दोनों केसेस की नोयत अलग अलग है। और फिर प्रोसिक्यूशन ने जुल्फ़िकार नकवी साहब की अदालत के नॉलेज में वो बात लेके आए जो आज शेर मरवत साहब जो है वो आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में कह के गए थे, जो उन्होंने साइफ़र को, जो चालान को, जो फ़र्ज़ लगाने के फ़ैसले को चैलेंज किया था कल की दरख्वास्त पर, और आज उसकी आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। उस पर शेर मरवत साहब ने कहा कि जज साहब ने, अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि चालान की कापियाँ दे दी गई हैं, लेकिन मरवत साहब ने कहा कि हमने चालान की कापियाँ रिसीव नहीं की। यानी उनका कहना यह था कि जज साहब ने अपने ऑर्डर में गलत लिखा है, कापियाँ उन्होंने देने की कोशिश की लेकिन हमने कॉपियाँ नहीं लीं।
तो इस ज़मानत केस की समाअत के दौरान नकवी साहब ने यह वाज़े तौर पे कहा, बताया आके, क्योंकि मीडिया के ऊपर इससे पिछले केस की जो कार्रवाई थी साइफ़र के हवाले से, चालान के हवाले से, फ़र्द जुर्म के हवाले से, वो मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी थी। तो नकवी साहब ने आके आमिर फ़ारूक साहब को कहा कि इस केस में जो चालान है उसकी कापियाँ फ़रीक़ैन को, मुल्ज़मान के वकला को दी जा चुकी हैं। यानी उस बात को की वजाहत वो कर रहे थे और मरवत साहब के बारे में गलत बयानी उनके साथ मंसूब कर रहे थे कि वो कमरा अदालत में, आपकी अदालत के सामने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के सामने गलत बयानी करके गए हैं, उनको चालान की कापियाँ रिसीव करवा दी गई हैं। जज साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इस पर नाज़रीन एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर कर लें, मतलब इसका सिनेरियो क्या बन सकता है। कल को ये जो साइफ़र के चालान के हवाले से मरवत साहब की दरख्वास्त थी, इसके ऊपर एतराज़ात के ऊपर जज साहब ने फ़ैसला महफूज किया है। अगर ये एतराज़ात रिमूव हो जाते हैं और आमिर फ़ारूक साहब उस केस को हेयरिंग के लिए, उस पटिशन को नंबर लगाने के हुक्म दे देते हैं, तो वो केस जब हेयरिंग के लिए आमिर फ़ारूक के सामने आएगा, यही प्रोसिक्यूशन उनके सामने मौजूद होगी, तो मरवत साहब से अगर आमिर फ़ारूक साहब ने सवाल पूछ लिया कि आप ये बताएं, आप तो कह रहे थे साइफ़र की कापियाँ आपको लोगों को नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कह रही है कि हमने जो कापियाँ चालान जमा कराया था उसकी नकूल जो हैं वो अब्दुल असनाद साहब ने आपको दे दी हैं, इमरान खान साहब के हवाले कर दी हैं, तो ये तो आप गलत बयानी कर रहे हैं, इस पे आप अपना एफिडेविट जमा कराएं। तो मामला किस करवट बैठेगा, मामला क्या रुख अख्तियार करेगा? लेने के इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकील शेर अफजल मरवत साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे, जो आज अदालत में उन्होंने बात की है। अब ये गलत बयानी किस तरीके से होती है, एक और चीज़ कल के अदालती फ़ैसले के हवाले से मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जो मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी उसका जिक्र किया। ये चंद सत्र में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा नाज़रीन। ये नाज़रीन कहते हैं, इमरान खान साहब के कल कोर कमेटी की जानिब से कलामिया जारी किया गया, इसमें बहुत सारे जुमले लिखे गए, मैं सिर्फ 2 से 3 जुमले पढ़ूँगा। इसमें लिखा गया कि आज के फ़ैसले के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट का फ़ैसला है 10 पॉइंट से दिया गया है, दस्तूर के आर्टिकल 189 के तहत, 189 के तहत अदालत आलिया पर भी 3 जजों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने के ज़रिए बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की तकसीम की पाबंद होगी। आज के फ़ैसले के बाद हाई कोर्ट में भी मुकदमात को चीफ जस्टिस के यहाँ जमा करने की बजाय दीगर जजेस या बेंचेस को मुंतकिल करना लाजमी होगा। आज के अक्सरियती फ़ैसले के जामा तजिया की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अब ये कोर कमेटी अपने एलामी में क्या कह रही है, गलत इंटरप्रटेशन कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फ़ैसले के बाद अब हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो ख़ुद बेंच नहीं बनाएंगे, वो अपने सीनियर जजेस के साथ मुशावरत करके, जो 2 सीनियर जज हैं उनके साथ मुशावरत करके केसेस को समाअत के लिए फ़िक्स करेंगे। किसके सामने लगाना है, बेंच कौन सा होगा, कैसे होगा, ये वन मैन शो नहीं होगा। हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलामिया कह रहा है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात हकीकत के हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कानून था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का, और वो कानून सिर्फ बना है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का उसमें ज़िक्र है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान का जिक्र है जो कमेटी में बैठेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस का, बेंचेस का, सो मोटो का, आर्टिकल 184(3) की दरखास्तों के काबिल समाअत होने का तयन करेगा। उस कानून में कहीं नहीं लिखा कि उस कानून का इतलाक़ जो है वो हाई कोर्ट के ऊपर होगा। हाई कोर्ट में भी ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस होगा और 2 सीनियर जज साहबान होंगे। तो ये आप खुद कह लें कि पीटीआई के लोग, उनके वोटर सपोर्टर सोशल मीडिया टीम जो दूसरों को झूठा कहते हैं, खुद किस धड़ल्ले के साथ अदालत में और चीफ जस्टिस की अदालत में झूठ बोलते हैं और एलामिया जारी करके अपने चाहने वालों, अपने वोटर सपोर्टर और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को भी कैसे झूठ जो है वो बताया जाता है। तो एक तो ये झूठ हो गया। अब ये जो दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत चल रही है, इस पे आप ये देखें कि 3:01 पे जो है वो दलाइल का आगाज़ किया सलमान सफदर साहब ने, और सलमान सफदर साहब ने क्या कहा कि 60% में अपने दलाइल दे चुका हूँ। ये जो खान साहब की ज़मानत होने में इतनी ताख़ीर क्यों होती है, ये आपको मैं समझाने लगा हूँ कि 60% उन्होंने कहा कि मैं दलाइल दे चुका हूँ, अब मैंने 40% दलाइल देने हैं। और जब मैं नाज़रीन ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक नाज़रीन, अभी तक जो है वो सलमान सफदर साहब के ये 4:15 हो चुके हैं, अभी तक सलमान सफदर साहब के दलाइल ख़त्म हुए हैं और प्रोसिक्यूशन के दलाइल का आगाज़ हुआ है। यानी तकरीबन कोई 1 घंटा दलाइल का लिया है खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने। और जब ये प्रोसिक्यूशन ने जुल्फ़िकार नकवी में अदालत में बात की कि साइफ़र की कापियाँ
चालान की कापियाँ इनको दी जा चुकी हैं। जो खान साहब की लीगल टीम थी मुकम्मल तौर पे खामोश खड़ी रही, मुकम्मल तौर पे लाजवाब रही कि हम इसको कैसे कंट्राडिक्ट करें। भाई अगर आपको कापियाँ नहीं मिली, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने आपको चालान की कापियाँ नहीं दी, तो आप आमिर फ़ारूक के सामने बता दें कि ये नकवी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, जज साहब ने अपने हुक्मनामे में गलत लिखा है। लेकिन वहाँ पे एक बात भी नहीं की गई, मुकम्मल तौर पे खामोशी, मुकम्मल तौर पे खामोशी। अब खामोशी का मतलब आप क्या समझते हैं कि कंट्राडिक्ट करेंगे फिर उसकी वजाहत भी देनी पड़ जाएगी, तो इसलिए खामोशी में आफियत जानी और कोई एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। अब ये जो दलाइल दिए सलमान सफदर साहब ने, अब उसमें एक वो नया नुक्ता लेके आए हैं। एक तो वो कहते हैं, बल्कि आमिर फ़ारूक साहब ने, क्योंकि आज नकवी साहब ने यह भी कहा कि ये जो ट्रायल है वो नीचे चलने ही नहीं दे रहे। जुल्फ़िकार नकवी साहब ने कहा कि साइफर केस का ये चलान नहीं चलने दे रहे, और वहाँ पे कहते हैं कि हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है, तो लिहाजा ट्रायल को भी आप इल्तवा में डाल दें। तो इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने रूलिंग दे दी है, फैसला दे दिया है कि अगर यहाँ पे कोई दरख्वास्त पेंडिंग है तो उस दरख्वास्त पेंडिंग होने का ये मतलब नहीं कि ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ट्रायल कोर्ट अपने तरीके से कानून के मुताबिक, अपने प्रोसीजर के मुताबिक, SOPs के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है, ता वक्त इस अदालत से अगर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी नहीं होता। एक तो ये बात भी आमिर फ़ारूक साहब ने क्लियर कर दी कि साइफर केस के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब साइफर केस की समाअत को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दलाइल क्या दिए सलमान सफदर साहब ने? सलमान सफदर साहब ने कहा, पहले तो आमिर फ़ारूक साहब ने उनसे पूछा कि इस केस में इल्ज़ाम क्या है। अब ये ज़मानत का केस है, इतने नाज़रीन तवील दलाइल जो हैं, जब आप मेरिट पे केस आर्गू कर रहे हो तब आप देते हैं। ये 2-2 ढाई घंटे के जो दलाइल हैं, ये ज़मानत के केसेस में हमने सुप्रीम कोर्ट में भी शाज़ नाज़िर सुने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हाई कोर्ट में मेरिट के ऊपर इतने ज़्यादा तवील लंबे दलाइल दिए जा रहे हैं कि एक हेयरिंग पहले हुई, आज दूसरी हेयरिंग है, और आज भी लगता है कि जब ये राजा रिजवान अब्बासी साहब के दलाइल मुकम्मल होंगे, मुझे नहीं लगता कि दरख्वास्त ज़मानत पे फैसला महफूज होगा। लगता ही है जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी इस अदालती कार्रवाई के हवाले से अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर कर देंगे, लेकिन लगता ही है कि अगली तारीख पे मामला जाएगा। आज प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सलमान सफदर साहब ने कहा कि माजी में इस कानून के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, किसी भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि माजी में क्या किसी और वज़ीर आज़म ने साइफ़र को इस तरीके से लहराया, इस तरीके से दिखाया, इस तरीके से ट्विस्ट किया? कोई ऑडियो सामने आई कि हमने इसके साथ खेलना है, हम एक इजलास बुलाएंगे, उसके मिनट्स ले लेंगे, और ख़बरदार किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लेना? तो ये तो किसी ने नहीं किया माजी में। आगे आमिर फ़ारूक साहब कहते हैं कि अजीब दलील है कि साइफ़र को रिकवर करना है, इनको कैसे पता चला कि इमरान खान ने साइफ़र में टेम्परिंग की है? आगे कहते हैं कि ये साइफ़र जो ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी का केस है, ये तो तब बनता है जब आप दुश्मन के साथ मालूमात शेयर करें। उन्होंने कहा कि एटॉमिक के जो कोड्स हैं, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के या एयरफोर्स के कोई राज हैं, बड़ी फ़ौज के कोई राज हैं, ये दुश्मन के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो तब आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ होगा। और फिर आगे चल के सलमान सफदर साहब ने कहा कि जज साहब ने इमरान खान साहब का फिजिकल रिमांड भी नहीं दिया। इमरान खान साहब तो सियासी कैदी हैं, उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और साइफ़र जब उनसे रिकवर नहीं हुआ तो फिर ये प्रोसिक्यूशन कैसे कह रही है कि इमरान खान साहब ने इस सारे मामले को ट्विस्ट किया? और आगे एक बात उन्होंने, दो बातें और बड़ी अहम की। एक तो कहा कि ये जो साइफ़र का मामला था, प्रोसिक्यूशन ने नहीं बताया कि ये काबीना में भी पेश किया गया, नेशनल सिक्योरिटी के 2 इजलास हुए और इस पर डीमार्च भी किया गया। और फिर एक नया नुक्ता उन्होंने कहा जो सलमान सफदर साहब ने, कि साइफ़र 33 दिन जो प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम है वो तो इमरान खान साहब के पास रहा, लेकिन 11 अप्रैल के बाद तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए थे, तो 169 दिन तो साइफ़र नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म थे उनके पास था। अब इमरान खान साहब तो एडमिट कर चुके हैं कि साइफ़र उनके पास था, उनसे गुम हो गया। FI में गए, वहाँ पे भी यही खान साहब ने बयान रिकॉर्ड करवाया था। तो बात यह है कि क्या शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे पास साइफ़र था या मेरे पास साइफ़र था, मुझे साइफ़र पेश किया गया? हुकूमत तो कह रही थी कि इमरान खान साहब के पास साइफ़र था, वो गुम हो गया है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर बन गए थे तो उनके पास भी साइफ़र था, 169 दिन था, तो उन्हें क्या इस केस में शामिल तफ्तीश किया गया? तो ये एक नई दौर की कौड़ी जो है वो सलमान सफदर साहब अपने दलाइल में लेके आए हैं। लेकिन देखते हैं आज इस केस का ट्रायल को अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या इसकी फेट या क्या फ़ैसला होता है। डिटेल में अगले वीडियो लॉग में बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक बयान जारी किया है 10 अक्टूबर के हवाले से, और उस बयान में भी खान साहब देखें कि किस तरह से जो हक़ाइक़ हैं उनको ट्विस्ट कर रहे हैं। खान साहब ने के बयान में, वैसे खान साहब ने पता नहीं दिया है या नहीं दिया, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट से ये बयान जब जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि मुझे मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया गया, लेकिन जो मुझे मुल्क छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं उनसे कहता हूं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, और खान साहब को छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए।
लेकिन क्या खान साहब को ये नहीं बताना चाहिए कि उन्हें मुल्क छोड़ने के मशवरे कौन दे रहा है? नाम लेने में क्या हर्ज है? अगर जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं तो बता दें कि मुल्क छोड़ने का मशवरा आपको कौन दे रहा है। आप एक सियासी जमात के लीडर हैं, आपका वोट बैंक है, आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, आप उनके नाम क्यों नहीं बताते जो आपको मुल्क छोड़ने पे, आपकी अपनी धरती छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं? यहाँ पे भी लगता है कि आप कंप्रोमाइज़ हैं, आप बात तो कर रहे हैं लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहे। जब नाम नहीं ले रहे तो उससे फिर यही नतीजा अखज़ करते हैं कि खान साहब यहाँ पे बस एक इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की बात कर रहे हैं। अब ये जो खान साहब ने बयानिया बनाया था अमेरिका वाला, उसमें खान साहब ने पहले तो अमेरिका पे डाल दिया था, वहाँ पे जनरल बाजवा का नाम नहीं था। अब इस बयान में खान साहब कहते हैं कि साइफर जो था वो दरअसल साजिश थी साबिक आर्मी चीफ और डोनाल्ड लू की, दोनों ने मेरे खिलाफ जो है वो गद्दारी की है, मेरे खिलाफ ट्रीज़न हुई है। तो खान साहब से क्या सवाल नहीं बनता कि खान साहब आप तो वज़ीर आज़म थे, ये साइफर जब आया था 7 मार्च का दिन था और आप अपना बयान भी दे चुके हैं कि मुझे पढ़ने के बाद लगा कि ये तो जनरल बाजवा करा रहा है, तो आपके खिलाफ ट्रीजन थी। तो आप नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाने के बजाय आपने गद्दारी का केस क्यों नहीं फाइल किया? आपने जनरल बाजवा को नौकरी से फारिग क्यों नहीं किया? ये तो आपने किया नहीं। लेकिन जैसे वो रिटायर हुए आपने ये बयानिया शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ साजिश तो जनरल बाजवा ने की थी, ये साजिश तो अमेरिका से नहीं हुई थी। अच्छा, फिर एक इंटरव्यू में और भी कहा कि वो जो अमेरिका की ग़ुलामी वाला अमेरिका ने साजिश की है, इमरान खान साहब ने कहा इट्स बिहाइंड मी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जब आपने आगे चलने की बात की, आज आप जेल में हैं, आप दोबारा से उस मामले को खुद जिंदा कर रहे हैं, जनरल बाजवा भी डाल रहे हैं, तो फिर खुद ही सब कुछ करना था ना, उसको हटा के किसी और को आर्मी चीफ लगा देते। आपने ये भी नहीं किया। और जब आपने नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया तो बाजवा साहब तो आपके सामने बैठे थे, आपके साथ बैठे थे, दाएं या बाएं बाएं बैठे थे। आप कह देते कि ये साजिश करने वाला बंदा है, बताएं इसके खिलाफ हमने क्या केस करें, इसको कैसे प्रोसिक्यूट करें। वहाँ पर आपकी बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन बहरहाल अब इस केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद क्या फ़ैसला होता है, तारीख पड़ती है या फ़ैसला आता है, तो वो हम अगले वीडियो लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से हमारे दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, उनकी ख़बर ये है वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। हसनात साहब कहते हैं कि जो फैज़ाबाद धरने केस की समाअत हुई थी, जिसमें 27 अक्टूबर तक जो फरवरी 2019 का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद रिपोर्ट मांगी गई थी। तो इस रिपोर्ट के हवाले से जो कौमी सलामती के इदारों से मुतल्लिक जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ से मुतल्लिक ये कहा गया है, यह रिपोर्ट किया हसनात मलिक साहब ने कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आज वजारत दिफा को ख़त लिखेंगे और उस ख़त में कहा जाएगा कि इस फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से जो उनसे मुतल्लिका पैराग्राफ है कि जिन फ़ौजियों यूनिफॉर्म में मौजूद अफसरान ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो नज़र सानी पे पहली समाअत के बाद क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या पेशरफ्त रिपोर्ट है, वो आपकी तरफ से जमा करवाई जाए ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया जा सके। तो 27 अक्टूबर की डेडलाइन है, आज तो अभी 12 अक्टूबर है, तो देखते हैं कि रिपोर्ट कब आती है और 1 नवंबर को इस केस की अगली समाअत होगी। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।